बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम और मैं हूं रुखशान मीर। हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में दिन भर की अहम खबरें शामिल करेंगे और अहम मालूमात आपको देंगे। आज के प्रोग्राम में बात होगी कल होने वाले सेनेट इंतखाब के हवाले से, शाम की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, डॉक्टर आसिम करप्शन केस की समाअत हुई है उस हवाले से, और इसहाक डार को भी क्लियरेंस मिल गई है सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से, और नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है। इन सारे मौज़ूआत में से जो अहम है वो मसला शाम है। सबसे पहले बात करते हैं शाम के मसले पर। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता 10 दिनों से शाम में रूसी यानी रशियन फ़ौज और शामी फ़ौज की जानिब से अफसोसनाक तरीके से और इंसानियत दुश्मन तरीके से बमबारी की जा रही है, और इस होने वाली बमबारी में अब तक ख़वातीन और बच्चों समेत तकरीबन 600 लोग मौत के घाट उतर गए हैं। ये बमबारी शाम के मशरक़ी इलाके गोता में की जा रही है और इस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह हुक्मनामा जारी किया शामी हुकूमत को कि आप फौरी तौर पर इस बमबारी को रोकें, सीज़ फायर करें, मगर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की एक नहीं मानी और जो कैजुअलिटीज़ हैं वो 500 से तजावुज़ करके आज की जो फिगर्स हैं वो 600 तकरीबन 600 तक पहुंच गए हैं, और ये अफसोसनाक वाक़यात जो हैं ये शाम में जारी हैं। इसकी वजह यही है कि 2011 में शाम में जो एहतजाज हुआ शामियों की जानिब से उस वक्त के सदर और अब के सदर बशारुल असद के ख़िलाफ़, तो बशारुल असद ने उन पर गोली चलवा दी, उनमें से बहुत सौ को मरवा दिया, और जो मुजाहिरीन थे जो हुकूमत के हक़ में, जो जमहूरियत के हक़ में एहतजाज कर रहे थे, डेमोक्रेसी के लिए एहतजाज कर रहे थे, उनकी तादाद बढ़ती चली गई और उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया जिसका यही मकसद है कि वो बशारुल असद के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत कर रहा है और वहाँ पर जमहूरियत लाने की बात कर रहा है। क्योंकि सन 1971 से लेके सन 2000 तक बशारुल असद के वालिद हाफिज़ुल असद शाम पर काबिज़ रहे, वहाँ पर हुक्मरान रहे, और फिर सन 2000 से अब तक बशारुल असद शाम पर हुक्मरानी कर रहे हैं। तो बशारुल असद के ख़िलाफ़ ये मुजाहिरीन की तादाद बढ़ती चली गई, और इसका फ़ायदा उठाते हुए हमने इस पर पहले भी अपने प्रोग्राम में बात की थी कि जो शाम के जो जोग्राफिया है उसके एक जानिब इसराइल लगता है, दूसरी जानिब इराक़ लगता है बॉर्डर से, तो वहाँ से फिर फ़ायदा उठाते हुए कुछ और ग्रुप्स, कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के टूटे हुए ग्रुप भी शाम में चले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने इंसर्जेंसी की। तो ये जो ग्रुप है जो मुज़ाहमत करने वाले हैं, जिनको बशारुल असद रेबल्स कहता है और उनको टेररिस्ट भी कहा जाता है, मगर दर हकीकत वो जमहूरियत के लिए एहतजाज करते हैं, उन पर बमबारी करने का सिलसिला जारी है और अब तक 600 के करीब इसमें अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं। इसी हवाले से बहुत से इंसानी हुकूक के अलमबरदार और बहुत से एक्टर्स ने आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान में भी कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई है। इंडिया में एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई है, ईशा गुप्ता। ट्वीट्स किए, ज़रा ट्वीट्स मुलाहिजा कीजिए। उन्होंने कहा ये मज़हब की बात नहीं, ये अगर इंसानियत की बात आप करें तो ये इंसानी हुकूक की सरासर और संगीन खिलाफ वर्जी है, जिसके ख़िलाफ़ मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ। और उन्होंने एक ट्वीट किया, फिर उन्होंने दूसरा ट्वीट किया, और इसी दौरान जो नीचे से रिप्लाइज़ आए उनको भारतीयों की जानिब से, वो इंतहाई आप कहिए कि काबिल शर्म थे। और कुछ इंडियंस उन्हें ये भी कहते रहे कि आप तो प्रो मुस्लिम हो गई हैं, आप मुसलमानों के हक़ में बात कर रही हैं, आपने कभी इंडिया के लिए बात नहीं की, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है ईशा गुप्ता को। और उन्होंने फिर उसका दोबारा से एक जवाब दिया अपने ट्विटर पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, कि ये बात किसी मज़हब की नहीं, ये इंसानियत की बात है। और दर हकीकत जो बच्चे वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जिनको शहीद किया जा रहा है, जिनके ऊपर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप उनको मज़हब के पैमाने में तोल रहे हैं और कोई उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, उन पर जो कि हामी हैं बशारुल असद के, वो उनको टेररिस्ट कह रहे हैं। बच्चे टेररिस्ट, ख़ातीन टेररिस्ट, ये इस तरह से जो प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कुछ ममालिक की जानिब से और कुछ लोगों की जानिब से, वो भी इंतहाई काबिल शर्म है। लेकिन हम पाकिस्तानी, यहाँ पर पाकिस्तान में जितने बॉलीवुड अदाकार और अदाकाराएँ इस मसले पर आवाज़ उठा रही हैं और शाम के मसले पर बात कर रही हैं, और जो वहाँ पर शहीद किए जा रहे हैं, जिन लोगों को कुचला जा रहा है, उनके हक़ में बोल रही हैं, हम पाकिस्तानी उनके साथ हैं और उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, जिस तरह से हमने ईशा गुप्ता को की है। ये मसला इतना क्रिटिकल है कि सबको हम आवाज़ होकर इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि एक मरतबा आइंस्टाइन ने फरमाया था, उन्होंने कहा था कि दुनिया को
बुरे लोग तबाह नहीं करेंगे, दुनिया तब तबाह होगी जब अच्छे लोग उनके बुरे कामों पर अपनी आवाज़ उठाना बंद कर देंगे और वो खामोशी इख्तियार कर रखेंगे। तो ऐसे मराहिल में आवाज़ बुलंद करना और अपने आज रिकॉर्ड कराना हम सब का फ़र्ज़ है और इसी से बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। दूसरे मौजू की जाने बढ़ते हैं। दूसरा मौजू है कल होने वाले सेनेट इंतखाबात के हवाले से। नाजरीन, एक सेनेटर की जो आईनी मुद्दत है वो 6 साल होती है। हर 3 साल बाद इंतखाब होता है। कुल नशिस्तें होती हैं सेनेट में 104। 104 सीट्स आर प्रेजेंट इन द सेनेट। 104 सीटों में से हर 3 साल बाद आधे रिटायर हो जाते हैं, जिस तरह से इस मरतबा हुए। पहले इससे इंतखाब हुआ था 5 मार्च 2015 को और अब इंतखाब होने जा रहा है कल यानी 3 मार्च 2018 को। और उस इंतखाब की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिंध और पंजाब से 12-12 सेनेटर्स का इंतखाब होगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11 सेनेटर्स मुंतखब होंगे। फाटा से 4 और इस्लामाबाद से 2 अरकान ऐवान बाला यानी सेनेट का हिस्सा बनेंगे। इस हवाले से मजमूई तौर पर 131 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुल्क भर से 2018 के सेनेट इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बैलेट्स भी तैयार हैं। पंजाब के लिए 1600 बैलेट पेपर्स, सिंध के लिए 800 बैलेट पेपर्स, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 600 और बलूचिस्तान के लिए 300, इस्लामाबाद के लिए 800 और फाटा के लिए 50 बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल हो गया है। सिक्योरिटी के हवाले से रेंजर्स और एफसी को चारों सूबाई असम्बलियों और पार्लियामेंट हाउस के बाहर तैनात कर दिया गया है। और सेनेट इंतखाबात का जो इंतखाब होने जा रहा है इसका आगाज सुबह 9 बजे होगा और बगैर किसी वक्फे के कल 4 बजे तक ये जो पोलिंग है वो जारी रहेगी। वोट की राजदारी को यकीनी बनाने और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात बिल्कुल सख्त कर दिए गए हैं। इस ज़िमन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस सरदार मोहम्मद रजा की सदारत में 28 फरवरी को इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें रिटर्निंग अफसरान को खुसूसी हदायत भी जारी की गई थी। और पीपल्स पार्टी की सबसे ज़्यादा नशिस्तें थी सेनेट में। अब चूँकि उनके भी जो अरकान है वो रिटायर हो चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के भी, तो इस वक्त जो कुछ चांस बनता है, कुछ चांस बनता, फेयर चांस बनता दिखाई दे रहा था वो मुस्लिम लीग नवाज़ का था कि वो ज़्यादा नशिस्तें सेनेट में अपने नाम कर सकेगी। मगर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी आया है। आप सब जानते हैं कि जब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बतौर पार्टी सदर भी नाअहल करार दे दिया गया। फरवरी के महीने में गुज़िश्ता माह 21 फरवरी को यह फैसला आया था, जिसमें नवाज शरीफ को बतौर मुस्लिम लीग नवाज़ का पार्टी सदर भी नाअहल करार दे दिया। तो उनके किए गए तमाम फैसलों को भी साथ ही कल अदम करार दे दिया गया, जिसमें से सेनेट के उम्मीदवारों को टिकट्स की जो मंजूरी थी, जो नवाज शरीफ साहब ने जिनको टिकट्स दिए थे, जिनको टिकट्स नवाज शरीफ साहब ने दिए थे, उनको भी यानी ख़त्म कर दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब जो मुस्लिम लीग नवाज़ के नामजद अरकान थे नवाज शरीफ की जानिब से, अब वो चूँकि फैसला कलअदम हो चुका है, वो अब मुस्लिम लीग नवाज़ के पार्टी टिकट पर सेनेट के इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे, अब आज़ाद हैसियत में वो हिस्सा लेंगे। तो कल भी यही होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कैंडिडेट्स हैं अब वो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से नहीं बल्कि आज़ाद हैसियत में कल के इंतखाब में उभरेंगे। और कल 9 बजे ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और कल 4 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके क्या नताइज आएंगे इससे भी आपको बाखूबी हम आगाह करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे और अहम तरीन मौजू की जानिब। कराची में कत्ल होने वाले नकीबुल्लाह महसूद के हवाले से, उस केस के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है। जो साबिक SSP वलीर हैं राव अनवार, जो इसके मरकज़ी मुलजिम है इस केस के, उनके एक करीबी साथी जो कि गिरफ्तार थे कमर अहमद शेख साहब, साबिक DSP कमर अहमद शेख, उनको इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। ये ज़रा तस्वीर में आप मुलाहिजा कीजिए। ये राव अनवार के करीबी साथी भी थे और इस केस में भी मतलूब थे और गिरफ्तार थे। अब इन्हें जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है उसने इन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। और इसके बाद इस केस में गिरफ्तार लोग DSP समेत 10 मुलजिमान गिरफ्तार हैं, जबकि साबिक SSP वलीर और इस कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो अपने आप को कहलवाते थे राव अनवार समेत 14 पुलिस एहलकार और अफसरान अभी भी मफरूर हैं। और ये यकीनन अदारों की कार्रवाई पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 10 लोग तो गिरफ्तार हैं मगर मरकज़ी मुलजिम अभी भी मफरूर हैं। उसके साथ 13 पुलिस अफसरान और अहलकार अभी भी गायब हैं, उनका कोई पता ही नहीं।
अतः पता ही नहीं। मुल्क में है क्योंकि नाम ही सीएल में है, मुल्क से बाहर नहीं गए, मगर मुल्क में कहाँ हैं अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, कुछ पता नहीं कि कहाँ पर हैं और उनको गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, इस पर भी अभी कोई बात नहीं हो रही। आज डीएसपी को जो डीएसपी कमर अहमद शेख है उसको जेल भेज दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे मौजू की जानिब। नाजरीन, डॉक्टर आसिम हुसैन जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, उनके हवाले, उन पर जो करप्शन केसेस थे उस हवाले से आज समाअत हुई है और उसमें दीगर मुल्ज़िमान भी शामिल थे। आपको मैं बताऊं कि उन पर कितने करप्शन के इल्ज़ाम थे तो आप ये सुनकर दंग रह जाएंगे और शायद आप सोचेंगे कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो पॉलिटिशियंस हैं या जो अफसरान हैं उन पर अरबों रुपए की करप्शन, तकरीबन 426 अरब करप्शन के इल्ज़ामात थे डॉक्टर आसिम और दीगर मुल्ज़िमान पर, जिनकी आज समाअत हुई है। और इस समाअत में डॉक्टर आसिम हुसैन ने यह दरख्वास्त की कि उनको इलाज के लिए दुबई जाने की इजाज़त दे दी जाए। और पहले तो जो अदालत में जब वो पेश हुए तो जज साहब ने कहा कि जो हस्पताल है ज़ियाउद्दीन हस्पताल वो डॉक्टर आसिम हुसैन का अपना है, तो आप फिजियोथेरेपी यहाँ से करवा लें, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं जी, मुझे इलाज के लिए दुबई जाना है। जिसके बाद अदालत ने जिन्ना हस्पताल में जो डॉक्टर आसिम हुसैन को बीमारी लाहक है उस हवाले से रिपोर्ट तलब की कि क्या जिन्ना हस्पताल में इस बीमारी का इलाज किया जाता है या नहीं किया जाता, सहूलियात मुयस्सर हैं या नहीं। और उसके बाद उन्हें बाहर जाकर इलाज करवाने की, दुबई जाकर इलाज करवाने की इजाज़त दे दी है। 3 से 9 मार्च तक दुबई जाएंगे और वहाँ पर अपना इलाज करवाएंगे। बातज़ा डॉक्टर आसिम के वकील की अदम मौजूदगी के बायस समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। ये आज की एक और अहम खबर थी। और जो इसहाक डार साहब हैं उन पर भी एक रहनुमा ने ये एलिगेशन आयद किया कि ये चूँकि नैब करप्शन केसेस में नैब को मतलूब हैं तो इस वजह से ये सेनेट इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। और ये जो दरख्वास्त दायर की थी पीपल्स पार्टी के नवाबजादा नवाजिश अली ने इसहाक डार के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में इसको दायर किया था। और आज लाहौर हाई कोर्ट के खुसूसी बेंच ने इस केस की समाअत की है और इसहाक डार को क्लियरेंस दे दी है कि वो अब सेनेट इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। वाज़ेह रहे कि इसहाक डार ने पंजाब से सेनेट के जनरल और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर अलग अलग कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, मगर वो क्लियर नहीं था कि उनको इजाज़त मिलती है या नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाबजादा नवाजिश अली ने उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में। तो अब उन्हें उसकी इजाज़त मिल गई है, यानी वो भी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ये थी कुछ आज की अहम खबरें जो हमने अपने प्रोग्राम में तफसीली शामिल की हैं, अहम मालूमात के साथ आपको उनसे आगाह किया है। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त। विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम न्यूज़ रूम। अल्लाह हाफ़िज़।